कहते हैं कि इंसान का चेहरा झूठ बोल सकता है, मगर उसके कदम और उसके जौते कभी झूठ नहीं बोलते। सल्तनती अदल के बाजार के एक कोने में बाबा शेरू की एक छोटी सी दुकान थी, जो शहर का सबसे पुराना मोची था। बाबा शेरू का कद आम सा था, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथ चमड़े को सी सी कर सख्त हो चुके थे, मगर उसकी अक्ल को पूरा गांव मानता था। वो जूते की सिलाई, उसके तलवे की घुसावट और चमड़े पर दबाव देखकर बता देता था कि जूता पहनने वाला सच्चा है या झूठा। हर इंसान अपने जूते पर अपनी नीयत का वजन छोड़ता है। बाबा शेरू अक्सर अपने जवान शागिर्द से कहता था। एक सुबह जब बाजार में अभी दुकानें खुल ही रही थीं, एक आदमी आलीशान चमकीला जूता बाबा शेरू की दुकान पर लेकर आया। वो जूता सल्तनत के सबसे चालाक और मुकार वजीर राजन का था, जो बादशाह का खास मुशीर था। राजन के चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट थी, मगर उसकी आंखें गुद्ध की तरह तेज थीं। मोची, मेरे उस रेशमी जौते का तलवा थोड़ा उखड़ गया है, उसे शाम तक ऐसा सी दो कि कोई जोड़ नजर न आए, राजन ने गुरूर से कहा। बाबा शेरू ने जूता हाथ में लिया, उसका मायना करने लगा। राजन के जाते ही बाबा शेरू ने दुकान का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और जूते को गौर से देखने लगा। जूते के नीचे मिट्टी लगी थी, मगर वो मिट्टी दाराल हुकूमत की नहीं थी। वो सरख मिट्टी थी, जो सिर्फ सल्तनत की आखिरी सरहद पर वाक़या बागी किले में पाई जाती थी। दूसरी बात यह कि जूते की एड़ी अंदर की तरफ से ज्यादा घुसी हुई थी, जिसका मतलब था कि उसे पहनने वाला हाल ही में बहुत तेज भागा है या घोड़े पर तवील सफर करके आया है। राजन ने दरबार में कहा था कि वो पिछले 3 दिन से बीमार था और अपने घर से बाहर नहीं निकला, मगर उसका जौता कुछ और ही कहानी सुना रहा था। बाबा शेरू समझ गया कि वजीर राजन बादशाह से कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है और पुसिपर्दा कोई साजिश चल रही है। अभी वो सोच ही रहा था कि जूते के अंदरूनी इस्तर को टटोलते हुए उसका हाथ एक सख्त चीज से टकराया। बाबा शेरू ने बहुत सफाई से चमड़े की एक तह को इखाड़ा तो अंदर से रेशम के कपड़े पर लिखा हुआ एक इंतहाई खफिया खत बरामद हुआ। वो खत मुल्क के दुश्मन बादशाह के नाम था, जिस पर राजन के दस्तखत थे और लिखा था, अगले जुमे को जब बादशाह शिकार पर निकलेंगे, शाही दस्ता बदला जाएगा। ये कोई मामूली झूठ नहीं था, ये बादशाह के कत्ल और बगावत की बाकायदा मंसूबाबंदी थी, जो इस जौते में छुपी थी। बाबा शेरू के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। वो एक गरीब मुची था और उसका मुकाबला सल्तनत के सबसे ताकतूर वजीर से था। अगर वो ये खत लेकर सीधा दरबार जाता तो राजन उसे रास्ते में ही मरवा देता या दरबार में उसे झूठा साबित कर देता, क्योंकि एक मूची की बात पर कौन यकीन करता। बाबा शेरू ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने खत की एक हुबहू नकल तैयार की और असल खत को वापस जौते में इसी तरह से दिया। शाम को जब राजन का नौकर जौता लेने आया तो बाबा शेरू ने मुस्कुराकर जौता उसके हवाले कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब बाबा शेरू को किसी तरह बादशाह तक पहुंचना था, मगर शाही महल के पहरेदार किसी गरीब मौची को अंदर जाने की इजाजत नहीं देते थे। बाबा शेरू ने रातों रात एक ऐसा अनोखा जौता तैयार किया। इस जौते के तलवे में उसने पीतल की ऐसी बारीक पत्रियां लगाएं कि जब कोई उसे पहनकर चलता तो इससे शाही ढूल जैसी मध्यम मूसीकी निकलती। अगले दिन वो इस जौते को लेकर महल के बाहर बैठ गया और उसे चमकाने लगा। जो भी वहां से गुजरता वो इस जूते को देखकर रुक जाता। जल्द ही ये खबर महल के अंदर पहुंच गई कि बाहर एक ऐसा मौची बैठा है जो बोलते हुए जूते बनाता है। बादशाह, जो खुद अनोखी चीजों का शौकीन था, उसने तजस्सुस में आकर सिपाहियों को हुक्म दिया, उस मोची को दरबार में पेश करो। बाबा शेरू दरबार में दाखिल हुआ, जहां वजीर राजन भी बादशाह के दाएं तरफ खड़ा था और उसने वही रेशमी जूता पहन रखा था जो बाबा शेरू ने सिया था। राजन ने जब मोची को देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसने खुद पर काबू रखा। बादशाह सलामत, मैं आपके लिए एक ऐसा जूता लाया हूं जो सिर्फ एक सच्चे और आदिल बादशाह के कदमों में सजता है, बाबा शेरू ने झुककर कहा। बादशाह ने खुश होकर वो जूता पहना और जैसे ही दरबार में चंद कदम चले, जूते से एक खूबसूरत धन निकली। दरबार तालियों से गूंज उठा, मगर बाबा शेरू ने मौका देखकर अपना असल पता खिला।
बादशाह सलामत, जूते इंसान की शख्सियत का आईना होते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके वजीरों के जूते देखकर उनकी वफादारी का हाल बता सकता हूं। बाबा शेरू ने चैलेंज किया। बादशाह हंसा, ठीक है मौची, ये एक दिलचस्प खेल है। जरा हमारे वजीर आजम राजन के जूते का हाल तो बताओ। राजन का रंग उड़ गया, मगर वो इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि बादशाह का हुक्म था। इसने अपना पैर आगे बढ़ाया। बाबा शेरू ने राजन के जूते को देखा और कहा, बादशाह सलामत, ये जूता बड़ा वफादार लगता है, मगर उसके नीचे लगी मिट्टी कह रही है कि ये पिछले 3 दिन से महल में नहीं बल्कि सरहद के बागी किले में था। राजन गुस्से से चलाया, खामोश रहो कमिन फकीर, तुम एक झूठे मौची हो। मैं 3 दिन से बुखार में अपने बस्तर पर था। बाबा शेरू ने नरमी से कहा, वजीर साहब, अगर आप बस्तर पर थे तो आपके जौते के अंदरूनी हिस्से में दुश्मन का वो खत क्या कर रहा है जो आपने चमड़े के नीचे छुपाया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गुस्से से राजन की तरफ देखा। राजन, अपना जूता उतारो। राजन ने भागने की कोशिश की, मगर शाही सिपाहियों ने उसे फौरन दबोच लिया और उसका जूता उतारकर बादशाह के सामने रख दिया। शाही जलाद ने जूते के इस्त्र को चाक किया तो अंदर से वही रेशमी खत बरामद हुआ जिस पर राजन के अपने दस्तखत और मेहर मौजूद थी। बादशाह ने खत पढ़ा तो उसका चेहरा गुस्से से सरख हो गया। गुदार, तुमने मेरी पेट में छरा घूंपा। राजन को फौरन गिरफ्तार करके अंधेरी कोठड़ी में डाल दिया गया और इस तरह एक गरीब मूची की अक्ल ने सल्तनत को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। बादशाह ने बाबा शेरू को गले से लगाया और कहा, शेरो, आज से तुम सिर्फ जौते नहीं सियोगे बल्कि तुम मेरे दरबार के मुशीर खास होगे। बाबा शेरू ने हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत, मेरी जगह दरबार में नहीं बाजार के उसी कोने में है, क्योंकि दरबार में आने वाले जूते पहनकर आते हैं और मेरी अक्ल सिर्फ उतारे हुए जूतों पर काम करती है। बादशाह इसकी आजिजी से और भी मुतासिर हुआ। बादशाह ने बाबा शेरू को एक सोने का तराजू तोहफे में दिया और कहा कि वो जब भी कोई मुश्किल फैसला करना चाहेगा बाबा शेरू से मशूरा करेगा। अब बाबा शेरू बाजार का आम मौची नहीं रहा था, बल्कि वो इदालत आलिया का पोशीदा दिमाग बन चुका था। लेकिन वजीर राजन इतनी आसानी से बैठने वाला नहीं था। जेल की सुलाखों के पीछे बैठकर भी वो अपने बचाए हुए साथियों के जरिए बदले की आग सलगा रहा था। राजन के एक वफादार सिपाही ने रात के अंधेरे में बाबा शेरू की दुकान को आग लगा दी ताकि वो खत की दूसरी नकल जला सके जो बाबा शेरू ने छुपाई थी। जब सुबह हुई तो बाबा शेरू की दुकान राख का ढेर बन चुकी थी, मगर बाबा शेरू वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। लोगों ने पूछा, बाबा, तुम्हारा सब कुछ जल गया, फिर भी तुम हंस रहे हो? बाबा शेरू ने जमीन से मिट्टी उठाई और कहा, दुकान जलाने वाले ने जल्दी में अपने कदमों के निशान छोड़ दिए हैं और वो निशान महल के एक और बड़े अहदेदार के हैं। बाबा शेरू ने उस नए दुश्मन को पकड़ने के लिए एक और जाल बनने का फैसला किया। बाबा शेरू ने गांव में ऐलान करवा दिया कि मेरी मूची की दुकान तो जल गई, मगर मैंने जो दूसरी नकल बनाई थी वो शहर के सबसे बड़े कन्वे के अंदर छिपा दी है। यह एक नफसियती चाल थी ताकि वो चोर खुद ब खुद उस कन्वे की तरफ खींचा चला आए। रात के आखिरी पहर जब पूरा शहर सो रहा था, एक नकाब पोश आदमी इस कन्वे के पास पहुंचा और उसने अंदर रस्सी डालने की कोशिश की। ऐन इसी वक्त कन्वे के पीछे लगी झाड़ियों से मुशलें रोशन हुई और बादशाह खुद अपने सिपाहियों के साथ नमूदार हुआ। जब उस चोर का नकाब उतार गया तो वो कोई और नहीं बल्कि शाही फौज का सिपह सालार था, जो राजन का असल शरीक जुर्म था। बाबा शेरू ने कहा, तुमने जूते के निशान तो मिटा दिए थे सिपह सालार साहब, मगर अपने अंदर का खौफ नहीं मिटा सके। दोनों बड़े गुदार अब शाही कैद में थे और सल्तनते अदल मुकम्मल तौर पर महफूज हो चुकी थी। इस वाकये के बाद गांव के नौजवान तालिब इल्म बाबा शेरू के पास आने लगे ताकि वो इंसानी हिकमत का इल्म सीख सकें। बाबा शेरू उनसे कहता, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो लोगों के चेहरों और उनके लफ्जों पर मत जाओ, ये देखो कि वो चलते किस रास्ते पर हैं। इंसान की नीयत का बोझ उसके बोटों की एड़ियों तले दबा होता है, बस देखने वाली आंख होनी चाहिए। बाबा शेरू ने अपनी बाकी जिंदगी इसी राख वाली जगह पर एक नई दुकान बनाकर गुजारी,
जहां वो जूतों के साथ साथ सच्चाई के टांके भी लगाता था। एक सर्द शाम जब बाजार के तमाम दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, एक प्रासरार मुसाफिर बाबा शेरू की दुकान पर आया। इस मुसाफिर ने लंबा सियाह चौगा पहन रखा था जिससे उसका चेहरा छिपा हुआ था। उसने बगैर कुछ बोले चमड़े का एक पुराना और अजीब वो गरीब जौता बाबा शेरू के सामने मेज पर रख दिया। इस जौते की सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी एड़ी आगे की तरफ थी और पंजा पीछे की तरफ बना हुआ था। उसे पहनने वाला जब सीधा चलता है तो मिट्टी पर निशान ऐसे बनते हैं जैसे कोई इल्टे पांव पीछे जा रहा हो। बाबा, शेरू ने मुसाफिर की आंखों में झांकते हुए पूछा, यह चमड़ा किसी जानवर का नहीं है, बल्कि उस पर शाही महल के रेशम की बू आ रही है। तुम कौन हो और ये फरेबी नजर वाला जौता कहां से लाए हो? मुसाफिर ने अपना निकाब उतारा तो बाबा शेरू के होश उड़ गए। वो कोई अजनबी नहीं बल्कि राजन का सागा भाई जुगत था जो देश निकाला मिलने के बाद वापस लौटा था। शेरू, तुमने मेरे भाई को जेल भेजा क्योंकि उसके जूते सीधे निशान छोड़ते थे। अब इस जूते के निशानात का पीछा करके दिखाओ, जुगत ने तंजन कहा। उससे पहले कि बाबा शेरू सिपाहियों को आवाज देते, जुगत वहां से फरार हो गया, मगर वो जौता वहीं छोड़ गया। अगली ही सुबह एक होलनाक खबर फैली कि शाही खजाने से सल्तनत का सबसे नायाब हीरा गायब हो चुका है। जब चोर के कदमों के निशानात देखे गए तो वो महल के अंदर से बाहर की तरफ नहीं बल्कि बाहर से अंदर की तरफ जा रहे थे, जैसे चोर चोरी करके महल में ही छिप गया हो। सिपाही उलझन में थे कि चोर अगर महल के अंदर गया है तो वो मिला क्यों नहीं। बादशाह ने फौरन बाबा शेरू को तलब किया। बाबा शेरू ने महल के सहन में बने निशानात को देखा और मुस्कुराए। बादशाह सलामत, चोर बाहर से अंदर नहीं आया बल्कि अंदर से चोरी करके बाहर भागा है। यह उस अल्टे जोते का कमाल है जो देखने वाले को धोखा देता है कि मुजरिम महल के अंदर ही मौजूद है। बादशाह ने पूछा, तो फिर हम इस चोर को कैसे ढूंढें जिसके कदम हमें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं? बाबा शेरू ने जवाब दिया, जहां अकल के निशान खत्म हो वहां इंसान की जबलत का इम्तिहान शुरू होता है। बाबा शेरू ने इस जौते के निशान का पीछा किया और वो निशानात उन्हें शहर के एक वीरान और पुराने कब्रिस्तान की तरफ ले गए। कब्रिस्तान में पहुंचकर निशानात एकदम खत्म हो गए, जैसे चोर हुआ में गायब हो गया हो। सिपाहियों ने हर तरफ देखा मगर वहां कोई न था। सब मायूस होकर वापस मुड़ने लगे, मगर बाबा शेरू वहीं रुक गए और एक पुरानी कब्र के पास बैठकर जमीन को कान लगाकर सुनने लगे। उन्होंने महसूस किया कि जमीन के नीचे से धीमी सी आवाज आ रही है। दरअसल वो एक फर्जी कब्र थी जिसके नीचे एक खफिया सरंग बनी हुई थी जहां जुगत अपने साथियों के साथ छिपा हुआ था। सिपाहियों ने सरंग का दहाना तोड़ा और जुगत को हीरे समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जुगत ने गुस्से से बाबा शेरू की तरफ देखा। तुम एक मामूली मोची होकर मेरी इतनी बड़ी चाल को कैसे समझ गए? बाबा शेरू ने आराम से जवाब दिया, तुमने जौता तो अल्टा बना लिया जुगत, मगर अपनी अकल को सीधा न कर सके। इंसान का मकर जितना भी बड़ा हो, कुदरत के कवानीन को नहीं बदल सकता। इस कामयाबी के बाद बाबा शेरू की दानिशमंदी का डंका पूरे बरसगीर में बुझने लगा। एक नौजवान जो कि बाबा के पास जौता सिलाई करवाने आया ने पूछा, बाबा, दुनिया में सबसे मुश्किल काम किया है? बाबा शेरू ने एक पुराने जौते में टांका लगाते हुए कहा, सबसे मुश्किल काम अपने अंदर के चोर को पकड़ना है जो हमें सीधे रास्ते से भटकाता है। लोग अक्सर दूसरों के जूतों के निशान गिनते हैं मगर ये भूल जाते हैं कि वो खुद किस दलदल में पैर रख रहे हैं। एक दफा शेरू का रिश्तेदार जो कि शेरू की कामयाबी और दानाई से जलता था ने दरबार में बादशाह आकर एक अजीब शर्त रख दी। उसने 3 बिल्कुल एक जैसे जूते मेज पर रखे जो देखने में हुबहू नकल थे। न वजन में फर्क था न सलाई में। उनमें से एक जूता एक सच्चे वली का है, दूसरा एक जालिम डाकू का और तीसरा एक आम इंसान का जो यह बता देगा जीत उसकी होगी। दरबार के बड़े बड़े अल्मा और रियाजी दान आजिज आ गए क्योंकि जाहिरी तौर पर इनमें एक सुई के बराबर भी फर्क नहीं था। बाबा शेरू ने उन तीनों जूतों को देखा, उन्हें सौंघा और फिर दरबार में पानी का एक बड़ा बर्तन मंगवाया। उन्होंने बारी बारी तीनों जूतों को पानी में डाला। 2 जूते पानी की सतह पर तैरने लगे
जबकि एक जोता फौरन नीचे बैठ गया। बाबा शेरू ने नीचे बैठे जोते की तरफ इशारा किया। यह जोता इस जालिम डाकू का है जिसके गुनाहों का बोझ चमड़े में जज्ब हो चुका है। फिर उन्होंने बाकी 2 जूतों को निकाला और उन्हें तेज धूप में रख दिया। कुछ ही देर में एक जोते से खुशबू आने लगी और दूसरा आम रहा जिससे खुशबू आ रही है। ये उस वली का जोता है जिसके कदमों की पाकीज़गी ने चमड़े को मुअत्तर कर दिया, और तीसरा आम इंसान का है। बाबा ने फैसला सुनाया। बादशाह ने खुश होकर इन्हें सोने के सकों से तौलना चाहा, मगर बाबा ने फिर इनकार कर दिया। बादशाह सलामत, मुझे सोना नहीं चाहिए, बस ये इजाजत दें कि मैं अपनी दुकान पर वापस जाकर गरीबों के फटे जूते सी सकूं, बाबा ने आजिजी से कहा। उनकी उस आजिजी ने नाजरीन के दिलों पर एक गहरा असर छोड़ा। यह सच्ची दरवेशी की अलामत थी। लेकिन वक्त का पहिया हमेशा एक नहीं रहता। बाबा शेरू अब बूढ़े हो रहे थे और उनकी बिनाई कमजोर हो रही थी। उन्होंने अपने शागिर्द कासिम को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरी आंखें धुंधला रही हैं। अब तुम्हें मेरे हाथ और मेरी सोच बनना होगा। कासिम बहुत ज़हीन था, मगर उसके अंदर अभी वो ठहराव और सब्र नहीं था जो बाबा शेरू का खासा था। उधर कैद खाने में राजन और जुगत मिलकर अपनी आखिरी चाल की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने जेल के एक पहरेदार को लालच देकर अपने साथ मिलाया और उसके जरिए बाबा शेरू के खाने में एक धीमा जहर मिलाने का मंसूबा बनाया। वो जानते थे कि जब तक ये बूढ़ा मौची जिंदा है, उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती। एक शाम इस पहरेदार ने एक मुसाफिर के रूप में बाबा शेरू की दुकान पर जहरीला पानी पहुंचा दिया। बाबा शेरू ने जैसे ही वो प्याला हाथ में लिया, उनकी नजर इस मुसाफिर के जूतों पर पड़ी। वो जूते शाही कैद खाने के पहरेदारों के मखसूस बोर्ड थे, जिन पर जेल के तह खाने की मखसूस काई लगी हुई थी। बाबा शेरू सब समझ गए। उन्होंने वह पानी जमीन पर इंडील दिया और मुसाफिर से कहा, जाओ अपने आकाओं से कहो कि शेरू के सामने आने से पहले अपने कदमों को छिपाना सीखें। बादशाह को जब उस साजिश का पता लगा तो उसने हुक्म दिया कि उन गुदारों को सल्तनत से हमेशा के लिए दौर एक जजीरे पर कैद कर दिया जाए। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी बाबा शेरू अपनी छोटी सी दुकान में बैठा गरीबों के जूते सीता और अपने शागिर्द कासिम को यही नसीहत करता, बेटा, इंसान को पहचानना हो तो उसकी जबान नहीं, उसका रास्ता देखो, क्योंकि जबान धोखा दे सकती है मगर कदम हमेशा सच बोलते हैं। आप ये कहानी अपने अख्तिताम को पहुंचती है। आपको ये कहानी कैसे लगी, प्लीज अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बासानी आप तक पहुंचती रहे।